अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हसीब खान और आप देख रहे हैं गंदा अंडा। मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं उमर जावेद साहब। सर, पहले एपिसोड का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा उमर भाई, बड़ा प्यार आया ऑडियंस का और उन्हीं की भी फरमाइश पे आज दोबारा हमें ये इंटरव्यू करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया हसीब भाई, आपको हम बड़ी खुशी हुई जान के। वक्तन फवक्तन आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा। नहीं, मेरे लिए आपके साथ बैठना एक इज्जत, एक मोहब्बत का ताल्लुक है आपके साथ, तो सारी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उमर भाई, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ लोग अंबानी और अडानी से बहुत इम्प्रेस हैं। इंडिया मुसलसल बॉलीवुड और ओटीटी के ज़रिए जो इंडिया का एक अच्छा चेहरा है वो आवाम को दिखा रहा है और हमारे यहाँ इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं इमारत देख के, फाइनेंशियली चीज़ें देख के। आप क्योंकि ख़ुद भी इंडिया जाके रहे हुए हैं, आपका सारा एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि जो वो दिखा रहे हैं दर हकीकत वैसा ही है? नहीं, ये सिर्फ 1% जो है, जो बॉलीवुड की सूरत में हमारे सामने इंडिया आ रहा है, या ओटीटीज का आपने जिक्र किया, ये सिर्फ 1% है। ओह, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ। प्लीज। आप देखिए, आज भी अभी जब हम बात कर रहे हैं, 80 करोड़ इंडियंस जो हैं, 80 करोड़ इंडियंस, उनको गंदम के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए हुकूमत की इमदाद चाहिए होती है। ओके। 80 करोड़ इंडियंस आज भी इस काबिल नहीं है कि वो ये बुनियादी चीजें ले पाए, जो मैंने आपको कहा कि ये जी, आटा, दाल, चावल, यानी कि जो हमारी बेसिक्स है, यानी जो बेसिक है, जो जरूरत जिंदगी है, बिल्कुल, वो भी पूरी करने के काबिल नहीं है। अल्लाह। तो यहाँ से आप देखें, ये वो वाला शाइनिंग इंडिया है जो एक शौरी तौर पर पेश किया जा रहा है ओटीटीज की सूरत में। वरना इंडिया के अंदर इस टाइम जो, अगर हम खुद आलमी इदारों की रिपोर्ट पढ़ें, जिस तरीके से इंडिया के अंदर ऑटोक्रेसी हो रही है, जिस तरीके आपने जो जिक्र किया अम्बानी का, अडानी का, अब अडानी जिस तरीके से मोदी के दौर में देखते ही देखते खरबपति बने हैं जी, वो सारा क्रोनिक कैपिटलिज्म है। यानी करप्शन के बायस जो मोदी ने उनको फायदे पहुंचाए, अडानी ने मोदी को फायदे पहुंचाए सरमायाकारी हवाले से, और फिर मोदी ने उनको फायदे पहुंचाए। तो ये सारा क्रोनिक कैपिटलिस्ट है। इंडिया में आज जो डिवीजन है अमीर और गरीब की, ऐसी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। यानी एक तरफ आप अमारत की इंतहा देखें, अभी अंबानी के यहाँ शादी आपने देखी होगी, क्या कहने, वहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग आए जनाब, बिल गेट्स आए और कैसे कैसे लोग आए। जी, 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 जी। अब ये एक अमारत की इंतहा है जी। दूसरी तरफ जो 99% आप समझ लें, वो गुर्बत की इंतहा है, गुर्बत की था गिराई है। जिसने मैंने आपको कहा कि 80 करोड़ लोग खाना खाने के काबिल नहीं। तो अभी बहुत बड़ा टेस्टिंग केस हसीब भाई आने वाला है, आप भी जानते हैं, मई में। जी जी सर, जो इलेक्शंस इंडिया में आने वाले बिल्कुल, ये मई में बहुत फैसला कुन इलेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें जो खुद कई इंटरनेशनल अदारे हैं इंडिया के अंदर, जो गैर जानिबदार वॉइसेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी दफा आ गए, फिर तीसरी दफा, तो इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इंडिया एक ऑटोक्रेसी बन जाएगी, इंडिया एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट स्टेट बनकर रह जाएगा, जहां पर मिनॉरिटीज, जहां पर जो क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, या जो लोअर कास्ट कहा जाता है, जिनको दलित कहा जाता है, उनके लिए जिंदगी बहुत ज्यादा तंग हो जाएगी। तो मोदी को कौन लेके आया? मोदी के पीछे भी कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां की? नहीं, मोदी के पीछे, ये आपने अच्छा सवाल किया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मोदी ने कई बातों का फायदा उठाया, जैसा कि उसने वही बात कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है, अब इंडिया में जहां 80 करोड़ बंदा बिल्कुल गरीब है, तो वहां 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास भी है। ठीक है, अब ये मिडिल क्लास जो पुरानी पॉलिटिक्स है, वही हमारे यहाँ की मिडिल क्लास की तरह पुरानी पॉलिटिक्स को ऑन करने को तैयार नहीं है। ये पुरानी पॉलिटिक्स क्या है? ये डायनेस्टी की पॉलिटिक्स है, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, ये यूपी में मुलायम सिंह यादव के बेटे की पॉलिटिक्स है, ये बिहार में लालू प्रसाद के बेटे की पॉलिटिक्स है। कोई अछूत वोट बैंक पर भड़का रहा है, कोई किसी मुस्लिम वोट बैंक पर भड़का रहा है। अब वहां भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार राहुल गांधी कौन है? अब राहुल गांधी जलसे में कहेगा कि मेरी दादी ने, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, मेरे परदादा ने, परदाना ने, नेहरू ने मुल्क आजाद करा दिया। आज की नस्ल को ये बातें नहीं चाहिए। आज की यूथ है, उसके लाशूर में ये बातें है ही नहीं। उसको चाहिए जॉब, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मोदी इन चीजों का फायदा उठा रहा है मुकम्मल तौर पर। एक इन चीजों का फायदा, और दूसरा जो हिंदुत्व कार्ड मोदी प्ले करते आए हैं 2014 से लेकर अब तक, और अभी जिस तरह वो राम मंदिर का मोदी ने इफ्तिताह किया, बाबरी मस्जिद की जगह, और सारा एक ये हिंदू कार्ड, दूसरा मिडिल क्लास के सेंटिमेंट्स को भड़काना, और तीसरा कुछ जो है वो वहां की जो ऊपर की कास्ट हैं, ब्राह्मण जिनको क्लास कहा जाता है, उनके तबकात के अपने साथ हमायत ले लेंगे। तो ये अंबानी साहब के पास जो पैसा है, आप समझते हैं कि ये वाकई करप्शन का पैसा है?
देखिए, अंबानी के मुकाबले में अगर मैं कहूँ ना अडानी, तो अडानी के पास तो बिल्कुल करप्शन का पैसा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि जो ये अंबानी है, जो ये टाटा बिरला वगैरह, ये फिर भी जो है वो पार्टीशन से पहले के थोड़े बहुत जो है वो सरमाया, थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े सरमायादार थे और सारा, बल्कि ये गांधी और कांग्रेस को फंड भी करते थे। वाह। लेकिन मोदी के दौर में इंडिया के अंदर एक टर्म आई है क्रोनी कैपिटलिज्म। अब ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? एक तो है ना कैपिटलिज्म, सादा सी बात कि आपके पास सरमाया है, आप सरमाया लगाएं, सरमायाकारी करें, फैक्ट्रियां लगाएं, अपने सरमाए पर जो है वो मजीद सरमाया पैदा करें, ये सादा है कैपिटल। क्रोनी कैपिटलिज्म वो होता है जहां आप नाजायज तरीके से, आप आउट ऑफ वे जाकर, आप करप्ट मीन के जरिए, आप स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अमीर हो जाएं। तो अडानी उसकी एक मिसाल है उस औरत की। हाँ, बहुत अच्छे। तो उमर भाई, आप समझते हैं कि मोदी का मुकाबला हो सकेगा इन इलेक्शंस के अंदर? देखिए, अब से साल पहले वहां की ऑपोजिशन पार्टीज ने एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया था इंडिया के नाम से। ठीक है। इंडिया के नाम से नहीं, INDIA, I फॉर इंडिया, N फॉर नेशनल, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंक्लूसिव, A फॉर अलायंस। इसमें कोशिश की गई थी कि हर तरह के सेगमेंट को शामिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, यूपी की पार्टीज को शामिल कर, समाजवादी पार्टी। लेकिन अब इस जो इत्तेहाद था अपोजिशन का, इसमें दरार पैदा हो रही है, इसमें तकसीम पैदा हो रही है। तो मोदी के खिलाफ जो थ्रेट नजर आ रहा था, वो थ्रेट अब नहीं हमें सॉलिड लग रहा। अब कांग्रेस और उसके ये अलायंस जो है, फिलहाल के सर्वेस के मुताबिक, अभी मई में चूंकि अरसा पड़ा है, फिलहाल के सर्वेस के मुताबिक फिर मोदी जो है वो तीसरी मर्तबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन के अंदर दमखम नजर नहीं आ रहा। तो मोदी ने इंडिया को संवारा है? नहीं, अगर आप देखें उस इंडिया की बात करेंगे कि जो गांधी की राइटिंग से मिलता है, जो नेहरू का ड्रीम था, जो नेहरू ने 16 साल वहां जिस तरीके से हुकूमत की, जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया, जो इंक्लूसिव रखने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि इंडिया हर किसी का है, ये उतना ही मुसलमान का है, उतना ही हिंदू का है, उतना ही दलित का है, उतना ही क्रिश्चियन का है, उतना ही एक साउथ इंडियन का है, उतना ही नॉर्थ इंडियन का है। ये तो मोदी ने बिल्कुल इस बात को नेगेट किया। बिल्कुल, उसकी पॉलिटिक्स ही ये है। हिंदुत्व की पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी गांधी और एंटी नेहरूवियन थॉट पर खड़ी। तो ये सवरना, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया तो डैमेज हुआ है। जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी जिन लोगों ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर थे, गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल, ऐसे लोगों ने जो इंडिया का मैपिंग की थी, जिस इंडिया का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब तो बुरे तरीके से क्रश हुआ है मोदी के दौर। अच्छा उमर भाई, ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन गांधी और नेहरू की पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी गॉसिपिंग्स होती हैं, तो उसके ऊपर ज़रा बात कर लें। नहीं, गॉसिपिंग्स तो वाकई होती हैं। आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपकी ख्वाहिश है। हाँ, ज़रूर, इसके बाद बात करनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा उमर भाई, ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के लेडी माउंटबेटन के साथ इंटीमेट रिलेशंस थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कहा नहीं जाता, ये तो एक डॉक्यूमेंटेड बात है, ये तो एक फैक्चुअल बात है। नेहरू के और लेडी माउंटबेटन के आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपस में खत किताबत है, जिस तरह मुलाकातें होती थी, फिर उन मुलाकातों को जिस तरह प्रेस खबरों की सूरत में सामने लाता था। लेडी माउंटबेटन यहाँ जब तक इंडिया में रही, नेहरू से जो उनकी मुलाकातें हुई, फिर नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंग्लैंड जाते थे और जिस तरह लेडी माउंटबेटन से मुलाकातें करते थे, तो इसमें तो ऐसी कोई भी बात, ये गॉसिप नहीं है, तो एक हकीकत है। लेकिन इसी भाई वही बात है कि इन चीज़ों का, यानी किसी का अगर रिलेशन है, अब नेहरू की बात हम कर रहे हैं, लेडी माउंटबेटन के साथ अगर ताल्लुक है, इस चीज़ का हिस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ा, इस चीज़ का तारीख में क्या फ़र्क पड़ गया, इस चीज़ का जो है वो हिस्टोरिकल हवाले से हम कहें तो क्या इम्पैक्ट हुआ। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो बिल्कुल ही बचकाना है। जैसे आप देखें कितने बच्चों वाली थ्योरी है कि माउंटबेटन ने ये जून 1947 को नेहरू को पहले से नक्शा दिखा दिया था कि इंडिया तकसीम होना है तो पाकिस्तान को कौन से इलाके दिए जाएंगे, पठानकोट कहाँ होगा, कश्मीर का वे किस तरह होगा, कि वो लेडी माउंट, ऐसी गॉसिपिंग कि लेडी माउंटबेटन ने वो नक्शा खुफिया तरीके से रात को नेहरू को दिखा दिया। तो ये गॉसिपिंग, ऐसी गॉसिपिंग है, लेकिन इस अफेयर का, ये बड़ा मना हुआ दुनिया में एक अफेयर है, इस अफेयर की वजह से कोई हिस्ट्री बदल गई हो, तारीख बदल गई हो, ऐसी जो है वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये अफेयर अपनी जगह एस्टेब्लिश करता है, डॉक्यूमेंटेड है, खत किताबत की सूरत में। माउंटबेटन के जो जज्बात थे नेहरू को लेकर, नेहरू के जो जज्बात थे लेडी माउंटबेटन को लेकर, वो एस्टेब्लिश करता है अपनी जगह। अच्छा, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांधी जी के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं कि वो अपने जब्त का इम्तहान लेने के लिए
मुख्तलिफ औरतों के साथ सोया करते थे, सिर्फ सोया करते थे। तो ये किस तरफ, ये भी बात कही नहीं जाती, ये खुद बातें उस वक्त के यानी गांधी के जो 7 करीबी लोग रहे उन्होंने लिखी जी। हैं, बल्कि गांधी ने इस वाले से कुछ राइटिंग्स भी लिखी हैं जो अच्छा। आपने जब्त करने की बात की कि अपने आप पर कैसे जब्त किया जाए। जी, और जी। जो गांधी ने अपना बाल ब्रह्मचर्य का एक वादा अपने से किया और सारा ऐसा करके, ये भी डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। बल्कि गांधी की जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें हमें काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि गांधी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अब ये सोच अनसाइंटिफिक है। यहाँ पर वही बात है, मैं एक आप सामने कंपैरिजन पेश करूंगा। नेहरू का जो अफेयर था लेडी माउंटबेटन के साथ, जी, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। जी। लेकिन गांधी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये क्या चीज बताते हैं? ये बताते हैं कि एक ऐसा लीडर है, ऐसा रहनुमा है जो साइंटिफिक नहीं है, जो अनसाइंटिफिक है, Unscientific जो गैर फितरी है। बिल्कुल। तो ऐसे लीडर के साथ फिर होता क्या है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को भी अनसाइंटिफिक चलाता है। बिल्कुल अब ठीक वो है। गांधी जिस तरह, अगर हम उनके ये निजी एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं औरतों के साथ, फीमेल के साथ, तो अब उनकी ये अनसाइंटिफिक अप्रोच हमें पॉलिटिक्स में भी नजर आती बिल्कुल है। ठीक। जैसे उनका था जी, मशीन छोड़ दो, सोचिए मशीनों का इस्तेमाल छोड़ दो, हाथ से बना हुआ चरखा बनाओ, उस चरखे का कपड़ा पहनो। बिल्कुल। वो कहते थे कि ये रेलवे गलत चीज है, रेलवे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जदीद जिद्दत पसंदी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, जी। लेटेस्ट ये जो एलोपैथी की मेडिसिन है ये बिल्कुल, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जो मिसेस थी वो मर गई, उनको दवाइयां चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं एलोपैथी का इलाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये अनसाइंटिफिक अप्रोच, और हमें फिर इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर इसीलिए कई अनसाइंटिफिक अप्रोच नजर आती है। जैसे बजाय इसके कि जो तो जिहद करो, अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक बा मकसद चले, वो जी चरखा चलाओ, चरखा चलाकर जो है हाथ से कपड़ा पहनो और मरण भरत रख लो, भरत रख लो, आज पूरा दिन कुछ नहीं खाना, आज पूरा दिन कुछ नहीं बोलना। उन चीजों का इंडिया को वाकई ही नुकसान हुआ है। अगर हम हिस्ट्री की निटी-ग्रिटी में जाएंगे तो इस अनसाइंटिफिक टेम्पर का गांधी के जरूर नुकसान हुआ है इंडिया की उस वक्त की सोशल फैब्रिक को। सोजी नायडू ने एक और भी चीज कही कि ओनली वी नोज दैट हाउ मच वी हैव टू स्पेंड टू कीप बापू पुअर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल वो भी मैं चाहूंगा जरा, वो भी बापू की जो बकरी वाला किस्सा है वो क्या था, वो हम तो क्योंकि बुक्स हमने नहीं पढ़ी हुई, मैं इसलिए आपसे बाबा ये चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा बहुत हुआ है। देखिए गांधी असल में ना एक चीज पर बड़ा जोर देते थे, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक यानी जो सामने चीज नजर आ रही है। ठीक है। जैसे उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, 1915 से पहले साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, वापस इंडिया आए 1915 में। उसके बाद उन्होंने धोती को अडॉप्ट कर लिया कि चूंकि ये इंडियंस का ड्रेस धोती है, और वो रेल के 3rd क्लास डब्बे में सफर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने तर्ज जिंदगी से नीचे बैठना, सादा जिंदगी गुजारना, इन चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके पीछे क्या मतलब? इसके पीछे जो गांधी का मौकफ था कि मैं अपने आप को रिलेट करूं उस वक्त के इंडियन किसान के साथ, क्योंकि उस वक्त इंडिया 90% प्लस किसान था, इंडिया के गरीब के साथ, इंडिया के निचले तबके के साथ। लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प बात की सरोजिनी नायडू के इस बात की कि बापू को गरीब रखने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। अब यहाँ से आप मिसाल समझिए कि गांधी कहते थे कि मैं हमेशा 3rd क्लास, जो रेलवे का 3rd क्लास एक डब्बा होता है, एक 1st क्लास हमारे शायद लोगों को ना पता हो, जो बहुत महंगा हाई फाई एसी पार्लर और सारा, एक 3rd क्लास होता है जिसमें सहूलियात नहीं होती। अब गांधी उसमें सफर करते थे, लेकिन गांधी ने जब उस 3rd क्लास डब्बे में सफर करना होता था तो उस 3rd क्लास डब्बे पर इतना खर्चा किया जाता था कि जो 1st क्लास के टिकट के मुकाबले में भी महंगा पड़ जाता था। अब आपने बकरी का जिक्र किया कि गांधी बकरी का दूध पीते थे। अब उस बकरी को खिलाने के लिए वो ग़िज़ाएं ऐसी होती थी, ऐसे उसके लिए स्पेशल तरह की ग़िज़ाएं उसको खिलाई जाती थी कि वो गुर्बत का दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती थी। और फिर जिस तरह मैंने पहले भी कहा, गांधी को अच्छा भला सरमाया मिलता था बिरला और टाटा के जरिए। बिरला और टाटा सपोर्टर्स थे गांधी के। और याद रखना चाहिए कि गांधी भी एलानिया कैपिटलिज्म के हामी थे। गांधी ये थॉट दे रहे थे अनसाइंटिफिक कि जिसके पास पैसा है ये तो उसकी तकदीर, उसकी किस्मत का है, ये जो सरमायादार है वो ठीक है, सरमायादार को खुद से ठीक हो जाना चाहिए। एक अनसाइंटिफिक बात कि सरमायादार को खुद से ठीक हो जाना चाहिए, खुद से राइट्स दे देने चाहिए। अब देखें ना, फ्रीडम एट मिडनाइट किताब बड़ी दिलचस्प है। उसमें मुझे पढ़कर बड़ी हैरत होती है कि 1947 में बड़े पैमाने पर फसादात हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, सिख मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, और गांधी कोलकाता में बैठकर इसी तरह के निजी
एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ख़वातीन के साथ बैठकर। वाह। ये फ्रीडम एट मिडनाइट कोई भी किताब जी जी पढ़ जी जी सकता है, दस्तयाब बिल्कुल होगी। ठीक है। तो ये बड़ी हैरत वाली बात है। पता नहीं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे जो आवाम तक नहीं पहुंचा। बहरहाल अनसाइंटिफिक, गैर फितरी, इस तरह के अपने जब्त का इम्तिहान लेने के लिए और बड़े तरीके हैं। बिल्कुल, और बहुत तरीके हैं, लेकिन ये उनका तरीका काफी ज्यादा लेकिन कहते हैं कि वो सिर्फ सोते थे, सिर्फ सोते थे। देखिए ये ये भी- इस बारे में भी हिस्ट्री के अंदर असीफ भाई काफी भाम है। अच्छा। कि उनके सेक्रेटरी जो हैं वो प्यारे लाल, वो कुछ और ही बात करते हैं। वो अच्छा। फिर जो है वो उस तरह। इसके ऊपर गांधी के अपने दोस्त बड़े एतराज़ात किया करते थे। उनके साथ जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी राय डिफरेंस है। जी जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं गांधी के कई दोस्त आकर जो है वो इतराज करते थे कि किस तरह की बात आप कर रहे हैं। दोस्त तो चले आप एक तरफ रखें, खुद गांधी की मिसेस, गांधी की बीवी बहुत इतराज करती थी कि ये किस तरह की जो है वो आपसे बात कर रहे हैं और किस तरह की जो है वो आप जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं कि गुश्ता तो नहीं खाते थे गांधी। हाँ, उनकी खुराक जो है वो इस तरह की, जिस तरह अब मैंने सही कहा, बात है, बकरी का दूध पीना है और और जिस बकरी को कुछ खिलाया जाए। वाह 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 वाह। शाम का एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया गांधी ने? नहीं, शाम के ऐसे डॉक्यूमेंटेड की बात नहीं है कि शाम का क्योंकि मैं कहा शायद आपने इतना पढ़ा है, कोई हमें शायद ना पता हो वो चीज़ का। नहीं, शाम का एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, ये कहा जाता है कि सरोजनी नायडू वो जिन्ना पर जान देती थी। देखिए, जान देने का तो अब ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन सरोजिनी नायडू की जो राइटिंग्स हैं, जो उनके लेटर्स हैं, उससे ये ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है कि जिन्ना के हवाले से उनका एक क्रश था। क्रश का आप ले लें, जान लेना ज़रा बड़ी, जान देना एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। ठीक है। क्रश जो है वो ज़रूर था, क्योंकि जिन्ना जो है वो हम जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में भी रति बाई से जिस तरह उनकी शादी हुई, लव मैरिज हुई, हालांकि एज का इतना ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन जिन्ना एक पर्सनालिटी के एतबार से एक सूटेड बोटेड, एक इस तरह के ग्रेजुएट था पूरा जिन्ना। एक ग्रेजुएट था। तो जाहिर बात है वो फिर सरोजिनी नायडू के हवाले से कहा जाता है कि क्रश था बड़ा मजबूत जिन्ना के हवाले से। वाह। अच्छा उमर भाई, भारत में आज तक कभी फौजी हुकूमत का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ जमहूरियत कैसे मजबूत हुई? देखिए, इंडिया की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो है ही जमहूरियत में। ठीक है। अब ये ऐसी बात थी कि जिसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने 1950 में समझ लिया था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले ही फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक बात समझ ली थी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के बगैर कोई चारा नहीं रहेगा। इसकी वजह ये कि इंडिया, हम जानते हैं, एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू भी हैं, जहां पर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं, जहां पर सिख हैं, जहां पर पारसी भी हैं। शायद दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन हो, मजहब हो, जिसके पैरोकार इंडिया में ना होते हो। दूसरी बात ये कि खुद इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की तकसीम है, ये बहुत गहरी तकसीम है। नॉर्थ इंडिया से मुराद ये कि जो यूपी है, जो राजस्थान है, जो पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, और साउथ इंडिया यानी जो तमिलनाडु है, केरल के इलाके हैं, इनके अंदर जो सिविलाइजेशन डिफरेंट है। यानी यहाँ का जो हिंदू है वो साउथ इंडिया का हिंदू डिफरेंट है, उसका मंत्र दूसरा है। साउथ इंडिया के हीरोज दूसरे हैं, नॉर्थ इंडिया के हीरो दूसरे। नॉर्थ इंडिया में राम को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, लेकिन रसीद भाई आपके शायद इल्म में हो, कई व्यूअर्स के इल्म में ना हो, साउथ इंडिया के अंदर ऐसे कल्ट्स भी हैं जो रावण को अपना हीरो मानते हैं। अच्छा। अब आप डाइवर्सिटी देखें जरा। जी जी, डाइवर्सिटी देखें, और फिर लैंग्वेजेस की जो डाइवर्सिटी है, जी जी, यानी वहां पंजाबी और लैंग्वेज है, हिंदी और है, तमिल और है, गुजराती और है, जी 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 जी, ये बिहारी और है। तो ये जो मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, ये चीज़ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने इदराक कर लिया था कि अगर जमहूरियत ना रही, अब आप कह लें बिलफर्ज वहाँ कभी कोई मार्शल लग जाता या मार्शल लग जाए, पहली बात ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई फौजी जनरल वहाँ आ जाए तो इसका मतलब तो इंडिया चंद हफ्तों के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। अगर आप जमहूरियत खत्म कर देंगे, वो मार्शल जब लगेगा, कुछ जनरल होगा, तो वो किसी न किसी एक हल्के का, एक इलाके का तो होगा ना तर्जुमा। तो फिर साउथ इंडिया कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की रास्ते कहाँ जाएंगी, असम कहाँ जाएगा, वेस्ट बंगाल कहाँ जाएगा। तो इंडिया के अंदर ये जमहूरियत और इंडिया की जो अभी तक यूनिटी रही है, ये असल में इंडिस्पेंसिबल है, ये नागुज़ीर है। इसके बगैर इंडिया चल ही ना पाता। इंडिया में जमहूरियत ना होती तो इंडिया कितने टुकड़े हो सकता। अच्छा, कंपैरेटिवली ये बताइए अमर भाई कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं? देखिए, अभी जो है वो सो कॉल्ड जमहूरियत है, ये तो इसको दुनिया डेमोक्रेसी मानती भी नहीं है। पाकिस्तान को वो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर रखा जाता है दुनिया के अंदर, उस तरह डेमोक्रेटिक फंक्शनल डेमोक्रेसी माना भी नहीं जाता। बहुत अच्छी बात। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि वहां पर इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 47 से पहले ही सारा होमवर्क कर लिया था।
हमारे यहाँ असल में होमवर्क नहीं किया जा सका। हमारे यहाँ पूरा जो मुस्लिम लीग है उसमें घुमा फिरा कर एक ही बड़े इंसान थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा कोई भी उनके स्टेचर का नहीं। इवन लियाकत अली खान को भी आप देख लें, लियाकत अली खान का कोई मुझे आप एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल दिखा दें, कलम दिखा दें, कोई तहरीर दिखा दें, कोई किसी किस्म का उनका जिससे उनका मुताला रिफ्लेक्ट होता हो। जिस तरह नेहरू ने 3 किताबें लिखी हैं जो दुनिया में पढ़ी जाती हैं, गांधी के काम है, कांग्रेस का शायद ही कोई लीडर हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर दरा पटेल, जिसने कुछ ना कुछ लिखा ना हो। लिखने से मुराद प्लानिंग ना की हो कि इंडिया जब आजाद होगा तो हमने किस तरीके से इंडिया को चलाना है। एक ये वजह, होमवर्क वीक था, 1948 में ही जिन्ना का इंतकाल हो गया, और प्लस ये कि पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सका, फ्यूडलिज्म ख़त्म करने के हवाले से इकदाम नहीं किए गए। हुआ क्या, जैसे ही मार्शल्लाह लगता है, यहाँ की जो फ्यूडल पुरानी एलीट होती है मार्शल्लाह के साथ अपने आप को क्लब करती है। कभी वो अयूब खान की मुस्लिम लीग कन्वेंशनल की सूरत में, कभी वो जनरल ज़िया की मुस्लिम लीग जनेजो की सूरत में, कभी वो मुशर्रफ की मुस्लिम लीग काफ की सूरत में वो क्लब कर लेते हैं। क्लब कर कर जो है वो मार्शल्लाह भी चलता है, और साथ पोलिटिकल ये सारा अपना मौजूदा कोई भी साल नहीं मुशर्रफ के बाद आपको मिली? मुशर्रफ के बाद एक्चुअली एक पॉलिसी तब्दील हुई है एस्टेब्लिशमेंट की कि अब सामने बर्दाश्त मार्शल्लाह नहीं रहा, अब पीछे बैठकर सिस्टम कंट्रोल करने की ना बात की जाती है। इसी वजह से दुनिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ना 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। एक वो कि जो फंक्शनल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में कि जहां वाकई ही जमहूरियत है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है सर। दूसरा सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी वो होती है कि जहां पर आप बराए नाम तो जमहूरियत का खेल खेल रहे हो, बराए नाम इलेक्शन करा रहे हो, बराए नाम हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हो, लेकिन असल में वो ऑटोक्रेसी हो। इसकी मिसाल हालिया बांग्लादेश है, जहां शेख हसीना वाजिद ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। पिछले 15-20 सालों से वो वहां पर बैठी हुई है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन होता है, बराए नाम इलेक्शन होता है, और वो ऑटोक्रेसी के जरिए आ जाती है। इस ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी की मिसाल तुर्की के तैयब अर्दगान की भी है। ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी वो होती है डिक्टेटोरियल, यानी आमराना जमहूरियत। इसकी मिसाल रशिया है, जहां पुतिन बैठा हुआ है पिछले 20 सालों से ज्यादा। मिस्र में जनरल अल सीसी बैठा हुआ है। फिर एक और सिस्टम आया है जिसे हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। अब जो पाकिस्तान में अब ये हाइब्रिड क्या होता है, आपने सुना होगा, हाइब्रिड कार, हाइब्रिड इंजन, हाइब्रिड यानी 1+1 2, यानी यहाँ पर एक तरफ सिविल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी, ये मिलाकर जो है वो निज़ाम ममलकत देख रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान में कोई पिछले 10-12 साल से इसका तजर्बा किया जा रहा है। इस वजह से अब सामने मार्शल्लाह नहीं लगता, लेकिन सिस्टम हमारा हाइब्रिड ही है। तो ये कामयाब रहेगा? अभी तक तो नाकाम हुआ है। आपके सामने हाइब्रिड सिस्टम तो नाकाम हुआ है। हाइब्रिड सिस्टम देखें ना, अप्रैल 2022 में आप क्या कहेंगे, जब तरीके एतमाद आई, उसके बाद पीडीएम को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, वो 16 माह कामयाब थे, वो 16 माह नाकाम थे। अभी फिर एक हाइब्रिड, पूरा हाइब्रिड सिस्टम ये तजर्बा किया जा रहा है। 2024 के बाद ये पूरी हाइब्रिड रजीम आई है। शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इनको जो सारा वो पॉलिसीज दी जाएंगी माशी हवाले से, खारजा हवाले से, ये पूरा एक हाइब्रिड तजर्बा है। तो हाइब्रिड सिस्टम ने अभी तक तो कुछ नहीं दिया। आगे की बात अब जो है वो आगे की बात हम भी उमर जावेद साहब से अगले व्लॉग में पूछेंगे। वो भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, माय प्लेजर। दोस्तों, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए एक दोबारा रिक्वेस्ट, उमर जावेद साहब का अपना यूट्यूब चैनल रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी वीडियोस को भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच।